नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। चुनाव को लेकर हम बात करने वाले हैं क्योंकि हरियाणा में चुनावी तैयारियों का दौर शिखर पर है। सभी सियासी पार्टियां चुनावी जीत की जुगत में हैं। इसी बीच कांग्रेस के हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं ने आवेदन दिए हैं। हालांकि कांग्रेस के किसी भी दिग्गज या किसी वरिष्ठ नेता का नाम इस लिस्ट में नहीं है। चर्चा चुनावी तैयारियों और समीकरणों को लेकर करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश प्रदेश में इन दिनों चुनावी हलचल तेज हो गई है। सभी दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। इसी बीच कांग्रेस से हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले कार्यकर्ताओं ने आवेदन दिए हैं। जी हां, 10 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए 362 कार्यकर्ताओं ने आवेदन दिया है। दिलचस्प ये है कि कांग्रेस के किसी भी दिग्गज का नाम इस लिस्ट में नहीं है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा या किसी भी अन्य वरिष्ठ नेता की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर आवेदन नहीं दिया गया। हालांकि नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने लिस्ट को लेकर कहा कि अंतिम फैसला हाईकमान को करना है। कुमारी सैलजा की बात करें, उनके नाम आवेदन में नहीं है। पार्टी फैसला करेगी, ये कोई जरूरी नहीं है। जो इसके अतिरिक्त भी हो सकता है। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। पार्टी किसी को और मजबूत समझती है, बल्कि सारे वरिष्ठ नेताओं को लड़ना चाहिए। बता दें, पिछली बार के लोकसभा चुनाव में हरियाणा कांग्रेस के कई दिग्गज मैदान में थे। हालांकि सभी को हार का सामना करना पड़ा। इस बार चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कोई इच्छा जाहिर नहीं की। लिहाजा सभी दलों के लिए मजबूत और जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारना सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दल सभी पहलुओं पर मंथन करते हुए चुनावी तैयारियों को रफ्तार देने में जुटे हुए हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं चर्चा की। नेहा धवन जुड़ गई हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो, डॉक्टर पंकज बेनीवाल प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और सुभाष चौधरी वरिष्ठ पत्रकार डिबेट में हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बजरंग दास जी आपसे। जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखना चाहते हैं या इच्छा के जिनकी लोकसभा चुनाव की, उनकी ओर से आवेदन किए गए हैं। हालांकि जो हमने रिपोर्ट में भी दिखा है, किसी बड़े नेता का नाम नहीं है इसमें। ज्योति जी, बड़े नेता हाईकमान जिसको चाहेगी उसको चुनाव लड़ाएगी। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता में बड़ा भारी उत्साह है। 10 लोकसभा चुनावों पर सीटों पर चुनाव होना है, मगर चुनाव लड़ने वाले की आपने लिस्ट देखी, 362 लगभग लोगों ने अप्लाई किया है कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे ज्यादा उत्साह हो नहीं सकता। और जहां आपने कहा सीनियर नेता, हाईकमान चाहेगी, जिसको जाए उसको लड़ा दे, सारे तैयार बैठे हैं। हर एक आदमी का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ये कोई जरूरी थोड़ी है भी अप्लाई करेगा वही चुनाव लड़ेगा, दूसरा लड़ नहीं सकता। हाईकमान जिसको चाहेगी उसको लड़ाएगी। पहले भी लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। आज क्या है, आज मुद्दा इस बात का है कि आज प्रदेश के अंदर आप देखोगे हर वर्ग का नागरिक इस भाजपा सरकार से दुखी है और मुक्ति चाहता है। और कांग्रेस पार्टी घर घर जा रही है, जनता से जनसंपर्क कर रही है। हमने घर घर अभियान छेड़ा हुआ है। 90 के 90 विधानसभा के अंदर हम रैलियां कर रहे हैं। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम कर रहे हैं। यहां तक कि लोकसभा के हमारे 10 के 10 क्षेत्र के हमारे प्रभारी बन चुके हैं, दौरा कर रहे हैं। ब्लॉक के प्रभारी बन चुके हैं। और यहां तक कि बूथ स्तर के ऊपर हमारी तेजी से कार्रवाई चल रही है। 12 तारीख को इसकी जो हमारे जो 362 कैंडिडेट के नाम आए हैं उसका मंथन होना है। उसकी मीटिंग चंडीगढ़ के अंदर AICC के जो हमारे जो है मेन आदमी है वो आएंगे। दीपक बाबरिया जी भी होंगे, भूपेंद्र हुड्डा जी भी होंगे, उदयभान जी भी होंगे। 12 तारीख की उनकी मीटिंग रखी है।
13 तारीख की जो चुनाव प्रचार समिति है हमारी, उसकी मीटिंग है। दोनों कमेटी में मैं मेंबर हूं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं भी हर एक वर्ग का नागरिक कांग्रेस पार्टी को चाहता है। हरियाणा के अंदर 10 सीटें हम जीतेंगे। हरियाणा के अंदर भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार जनता के आशीर्वाद से बनेगी। इसका एक मुख्य रीजन है, ये जुमले की सरकार है, ये सिर्फ जुमले फेंकती ही है। क्या कहते थे, हमारी सरकार आन दो पेट्रोल देंगे, डीजल देंगे, दे दिया। ये कहते थे हम 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर दे देंगे, आज 1000 पार रसोई गैस सिलेंडर कर दिया। यूं कहते थे किसानों की आय 2 गुना करेंगे, आज 2 गुना खर्चा जरूर कर दिया। आय 2 गुना रोटी की किसी प्रकार की नहीं हुई। आपके सामने है, महंगाई सर चढ़ के बोल रहे हैं, लाइन ऑर्डर के बोल रहे हैं। लाइन ऑर्डर की स्थिति आपके सामने बद से बदतर हरियाणा में हो चुकी है। गुवाना में एक हलवाई मातूराम, उससे 2 करोड़ मांगे जाते हैं। सापला के अंदर छोटा सा हलवाई है, उसके यहाँ गोली चलाकर 1 करोड़ मांगे जाते हैं। हिसार में फायरिंग करके 50 मांगे जाते हैं। कहीं हत्या हो रही है, कहीं लूटपाट हो रही है। क्राइम में नंबर 1, बेरोजगारी में अव्वल स्थान के ऊपर। आप देखोगे ये सरकार किस दिशा के अंदर हरियाणा को लेकर जा रही है। इन्होंने 9.25 साल के अंदर एक काम सरकार बता दे हमने अच्छा किया हो, एक काम गिना दे। नए नए टैक्स लगाती है, यहां तक कि सब्जी फल पर भी टैक्स लगाकर इन्होंने गरीबों का मुंह का निवास छीनने का काम किया है। सरकार बनी है जब से देश आजाद हुआ, तब से आज तक हमने कभी नहीं सुना कपड़े पर, चीनी पर, दूध पर, दही पर, ये खेती में उपयोग आने वाली खाद पर भी टैक्स होता था, इन्होंने उन पर भी टैक्स लगा दिया। बट टैक्स पर टैक्स लगाने वाली सरकार है, जनता की जेबों में से पैसे निकालने वाली सरकार है। इनसे कोई बात पूछो, क्या बात है, हमने मंदिर बना दिया। जात पात की बात करेंगे, मुद्दे की कभी बात नहीं करेंगे, ना महंगाई की बात करेंगे। जिसे पूछ लो महंगाई दर 5-6% होगी, अरे 5-6% होगी। गैस सिलेंडर 400 वाला आप 1000 पार कर रहे हो, सिर्फ 5% बढ़ाया। पेट्रोल जो 58 रुपए लीटर था वो 100 पार कर दिया, 5% बढ़ा है। मतलब इनसे पूछने की बात है। महंगाई दर हमारी पिछली सरकार से घटी है, जबकि दुगनी दाल की कीमत 150 रुपए किलो हो गई। जो 60 रुपए किलो दाल हुआ करती वो इन्होंने 150 रुपए किलो कर दी। हमारे समय के अंदर हमने 20 रुपए किलो दाल राशन डिपो के माध्यम से देने का काम किया। यहां तक कि 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल देने का काम किया। हमने गरीबों के घर के अंदर पाइप लाइन फ्री में बिछाई, टुंटी लगाई, टंकी लगाई। यहां तक कि 3,82,000 गरीब परिवारों को हमने 100 गज के मुफ्त प्लाट दिए। इन्होंने सरकार बनते ही 2014 में पहली कलम से सारी योजना जो गरीबों के हित में हमने लागू की थी वो सारी योजना खत्म कर दी। बजरंग दास जी कह रहे हैं कि जनता परेशान है, आप लोगों से बदलाव चाहती है और यही कारण है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह के चुनाव लड़ने को लेकर भारी संख्या में आवेदन दिए गए हैं, इनका दावा। देखिए ज्योति जी, आपने प्रश्न किया था कांग्रेस के प्रवक्ता से, बहुत ही वरिष्ठ नेता है ये कांग्रेस के, लेकिन प्रश्न सुनकर भी प्रश्न को बाइकआउट करके जवाब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की खामियां और कमियां निकालने का जवाब देना, ये मुझे लगता है कि शायद वो आपके प्रश्न से दूर भागने का काम कर रहे थे। 10 सीटों पर चुनाव है, 362 जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर खड़े हो गए हैं। तो ज्योति जी इस बात से जो है वो खुद शायद कांग्रेस के प्रवक्ता ही घबरा गए कि अब जो पहले बड़े गुटों में कांग्रेस बटी हुई थी, अब वो इतने सारे लोकसभा पर ही इतने गुट बन जाएंगे और उनके बीच में जो कांग्रेस का हाल रहेगा तो उसका नतीजा आने वाले 2024 चुनावों में आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि एक लोकसभा सीट पर ही अगर 37 लगभग लोगों का आवेदन आ जाता है
तो अब आप ये समझिए कि अब जो युवा कांग्रेस है या जो नए कार्यकर्ता कांग्रेस के बने होंगे, वो जो इनके बड़े नेता थे उनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर गए हैं, उनके नेतृत्व को वो अस्वीकार करना शुरू कर गए हैं। तो अब जो ये कांग्रेस में नया बदलाव दिखेगा, उसका नतीजा आपको 2024 में दिखने वाला है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिगुल बजा दिया है। मुझे तो लगता है बहुत जल्दी अब गांधी परिवार के खिलाफ भी बिगुल बजने वाला है कि कांग्रेस पर जो सर्वस्व अपना जो दबदबा कायम किए हुए है, केवल एक परिवार की पार्टी बनकर कांग्रेस रह गई है। अब लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो गांधी परिवार को भी सुनने और मानने वाले नहीं है। ये परिदृश्य जो है वो आज इन 362 व्यक्तियों ने दिखा दिया है कि कांग्रेस की परिपाटी, कांग्रेस के संगठन का स्ट्रक्चर और कांग्रेस के कार्य करने की प्रणाली जो है वो अब आने वाले समय में अगर नहीं बदली गई तो कांग्रेस जो है वो एक डब्बे में बंद होकर केवल नाम रह जाएगा। और दूसरी बात ज्योति जी, जो परिवारवाद की यहाँ पर परिपाटी चाहे वो हर स्टेट में हो और चाहे वो केंद्र में हो, कांग्रेस ने हमेशा चलाई है, उस परिवारवाद का जवाब इनके पास नहीं बनता है। क्या 362 में से देखते हैं कितने 10 व्यक्तियों को टिकट मिलती है? कहीं ऐसा ना हो कि 362 के 62 जो नामांकन आए हैं इसमें बहुत युवा भी होंगे, महिला भी होंगे, नए कार्यकर्ता भी होंगे, पुराने कार्यकर्ता भी होंगे जो बहुत वर्षों से इंतजार कर रहे थे कांग्रेस में। उन्होंने समय दिया और उन्होंने कभी आस और उम्मीद लगाई होगी कि शायद हम भी कभी विधायक और सांसद बन सकते हैं, लेकिन इन बड़े चेहरों और बड़े नामों के पीछे वो दबे से रह गए। जैसे कहते हैं ना, बरगद के नीचे जो है वो कोई छोटे पौधे पनपते नहीं हैं, तो उन बरगदों के नीचे वाले जो पौधे हैं वो 362 पौधे बाहर आ गए हैं और उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए नामांकन दिया है। अब देखने का विषय ये रहना चाहिए कि इन 362 में से क्या गांधी परिवार, क्या कांग्रेस, क्या हुड्डा जी, क्या सुरजेवाला जी अपनी कुर्सी को साइड में करके इन 362 में से कुछ नए व्यक्तियों को, कुछ ऐसे चेहरों को आगे लाने का कहाँ की बात आ गई है, तो चुनाव लड़ने की बात है। कभी तो आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस तो चुनाव लड़ने से भाग रही है, कांग्रेस को हार का डर है, पिछली बार सभी सीटें हार गए थे, इस बार चुनाव लड़ने से भी डरेंगे। दूसरा आप ये कह रहे हैं, और आप लोग अगर आप लोग आवेदन अगर मांगेंगे तो आप लोगों के हो सकता है इससे कहीं ज्यादा, क्योंकि आप लोग तो 10 साल से सरकार में हैं, पिछली बार 10 की 10 सीटें जीती हैं, तो बीजेपी के तो कहीं अधिक होंगे, इनसे ज्यादा आवेदन होंगे आप लोगों के। व्यक्तियों को भी टिकट देती है हमारी पार्टी ने। तो पिछली बार भी देखिए आप 2019 के विधानसभा चुनाव में देखिए कितने नए लोगों को टिकट दी थी। हमने तो आम व्यक्तियों को भी टिकट दी थी, और ये केवल और केवल हरियाणा में नहीं है, हमने तो संसदीय में भी, आप देखिए पिछली बार नरेंद्र मोदी जी की जो टीम है उसमें कितने आम व्यक्तियों को, साइकिल चलाने वाले को, पैदल चलने वाले को नहीं, हरियाणा में तो आपके विरोधी दल, जो कि सच्चाई भी है, 2014 में दूसरे दलों से आए कितने लोगों को टिकट दिया आप लोगों ने? क्या दूसरे दलों से आम आदमी लेकर आए थे क्या आप? दूसरे दल की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही नहीं, जब आप ये कह रहे हैं कि हम तो आम आदमी को देते हैं टिकट, क्या हमारा तो बहुत बार डिबेट में सवाल उठता है, हमारा कैडर आपको बिल्कुल देते हैं, आपके सामने है, आपके सामने है। दूसरे दल के व्यक्ति अगर भाजपा में आना चाहते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है, आज भी वेलकम है, कल भी वेलकम था, आगे भी वेलकम रहेगा। हर कोई चाहता है कि उसका संघ बढ़े, हर कोई चाहता है उसका संगठन के जो मेंबर्स है, सदस्य हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हो। क्या कांग्रेस नहीं चाहेगा? अगर कांग्रेस के पास भी कोई जाना ही नहीं चाहता है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई जाएगा तो क्या कांग्रेस उनको नहीं लेगी? बिल्कुल लेगी। हर कोई अपने संगठन को मजबूती और बढ़ाना चाहता है। अभी बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत ज्ञान दे रहे थे महंगाई पर कि ये हो गया वो हो गया। मुझे लगता है कि इनको वो समय याद नहीं है 1991 में जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और हाहाकार महंगाई का मचा हुआ था पूरे देश में। 13.5% महंगाई दर थी उस समय, लोगों के जेबें खाली हो गई थी, लोगों के घर में राशन नहीं बचा था, चूल्हा एक समय का जलना शुरू हुआ था। खेल मत जब वो खोलियो, प्रधानमंत्री बने फिर से वो आंकड़े खेल खेल रहे हैं, ये झूठा आंकड़े हैं। आप बता दीजिए रसोई गैस सिलेंडर कितना था हमारे समय में, आज कितने का है? पेट्रोल हमारे समय में क्या रेट था, आज क्या रेट है? आप आंकड़े निकाल लो, आपके सामने है, पता लग जाएगा। दाल हमारे समय में क्या रेट थी, सब्जी के रेट निकाल लो,
आप साबुन तेल का रेट निकाल लो, आपको पता लग जाएगा। आपके समय में दुगने रेट होते हैं, दुगने। आप आंकड़े, झूठे आंकड़े लेके आ जाते हो। कहाँ से ज्योति जी आंकड़े लाते, यही समझ नहीं आती आप थी। सच्चे हैं, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता सच बोलने की शपथ लेकर डिबेट में बैठते हैं और आपके मुख से कभी कोई आपत्तिजनक शब्द और झूठ तो निकलता ही नहीं है। आपके आंकड़े पता नहीं परमात्मा आपको भेजता है, आपके आंकड़े ही सच्चे हैं, बाकी सब तो झूठ बोलने के लिए यहाँ बैठे हैं। कर लो बहन जी, मैं खुद आंकड़े खुद आपके खुद के आंकड़े हैं। आप ही खुद ही आप गैस सिलेंडर के रेट बता रहे हो, आप ही पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हो, आप दाल के रेट बढ़ा रहे हो, आप सब्जी के रेट बढ़ा रहे हो, आप सरसों तेल का रेट बढ़ा रहे हो, आपने घी का रेट बढ़ा दिया, आपने दूध के रेट दुगने कर दिए, चावल के रेट दुगने कर दिए, आटा का रेट दुगना कर दिया। आपने सोडा क्या है जिसका रेट आपने दुगना ना किया? एक को बता दीजिए। आप महंगाई दर की बात करते हो, फिर दुनिया भर का रेट बढ़ा रहे हो। गांधी जी के खिलाफ आपने अजब नहीं, नया बहन जी, मैं आपको एक तो जवाब दीजिए। हमारे समय में आटा क्या रेट था, हमारे समय में तेल क्या रेट था, हमारे समय में दाल क्या रेट थी, हमारे समय में घी क्या रेट था, बजरंग जी रसोई गैस सिलेंडर क्या रेट था, आप कंपेयर करिए। बजरंग दास जी, इनको अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद पंजेटा जी को चर्चा में जोड़ आप केवल इन्हीं से बात कर लीजिए। बजरंग जी, आपको 1 घंटा देते हैं, हम सब चुप रहेंगे, केवल आप बोलिए, हम आपको सुनेंगे। चलिए, आपकी बात पूरी हो गई। डिबेट करने के लिए बैठे ना भाई साहब, मुझे भी समय देना ही पड़ेगा ना। सच बोल, झूठ ना बोलो। तो आप चलिए, मैं पंडिता जी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। बजरंग जी, आपके समय में कोई नहीं बोला था और कायदे से आपको देखिए तरीके से ही डिबेट हो पाएगी, तभी सभी को टाइम मिल पाएगा। पंडिता जी, देखिए, जिताऊ उम्मीदवार या मजबूत चेहरे मैदान में उतारना ये सभी दलों के लिए एक चुनौती है। कांग्रेस की लिस्ट को कैसे देख रहे हैं? हुड्डा हालांकि कह रहे हैं कि लिस्ट के बाहर के नाम भी हो सकते हैं और जाहिर है हाईकमान जिनको भी कहेगा उन्हें चुनाव लड़ना होगा। देखिए ज्योति जी, बात ऐसी है कि लिस्ट में दिग्गजों का ना होना, तो एक तरफ तो कहते थे कि हम सक्षम हैं, और लिस्ट में दिग्गजों का ना होना इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि क्यों डर रहे हैं इनके दिग्गज, इस बात का इनको डर सता रहा है, क्या जीत के लिए आश्वस्त नहीं है। और अगर आवेदन आना और ऐसी लिस्ट जारी करना और उसमें अगर इनके विनिंग जो कैंडिडेट्स, जो भी इन्होंने कैंडिडेट्स उतारने हैं, अगर उनके नाम ही नहीं है तो केवल ये एक पब्लिसिटी गिमिक भी हो सकता है। और देखिए, अप्लाई करना, किसने अप्लाई किया, ये कोई, हर पार्टी में बहुत से इच्छुक होते हैं जो आगे आना चाहते हैं, तो उनका नाम दे देना और टिकट फिर किसी और को देना, देखिए ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और अब अगर भाजपा की बात करें, देखिए भाजपा के लिए भी आसान नहीं होगा, और एंटी इनकम्बेंसी भी है देखिए 10 साल की, और अगर इनके अनुरूप जो हैं वो रिजल्ट नहीं आता है तो भाजपा बहुत कैलकुलेटिव तरीके से, चाहे कैंडिडेट्स की सिलेक्शन इनकी विधानसभा के जो बाय इलेक्शन है उसमें रही हो, तो दूसरे दलों के खास आदमी, यहाँ मैं करेक्ट करना चाहूंगा, आपने भी वो बात पकड़ी थी प्रवक्ता मैडम की, लेकिन उन ये दूसरे दलों के खास व्यक्तियों को लेके भी आएंगे। आप देखना आगे भाजपा का पैटर्न को, पहले आप किसी से अगर लड़ रहे हैं तो देखिए उस पार्टी को समझना, उसकी रणनीति समझना, उसके पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है उसका, कि आप उसकी आवश्यकता है कि आप उसके देखिए उनका स्ट्रैटेजी क्या है। और जब लड़ने का होता है तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, पार्टी भी का भी नाम, अगर हारते हैं तो बलि का बकरा कौन बनेगा, तो वो इनके नेताओं के ऊपर भी बहुत से अंदर से इनके पार्टी के नेताओं को पता है कि अगर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, देखिए रिजल्ट तो एक ही आएगा, हार होगी या जीत होगी, चाहे कांग्रेस है चाहे कोई भी दल है, चाहे हम अपने आप को भी नहीं, किसी को भी नहीं। तो इनका जो तरीका होगा, अभी जो लिस्ट होगी इनकी भाजपा की, वो मुझे नहीं लगता ये चेहरे जो है भाजपा के
ज्यादातर चेहरे भाजपा रिपीट नहीं करेगी और बड़े खास दिग्गज, चाहे वो दूसरे दलों से लेके आए हों, चाहे 2-3 सीटों का तो मैं जिक्र कर सकता हूँ यहाँ पे, सिरसा का, कुरुक्षेत्र का, करनाल का, 1-2 सीट और की भी जानकारी है मेरे को, लेकिन वो थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। धीरे धीरे आपके सामने चीजें आएंगी, पत्ते खुलेंगी, आपको भी समझ में आएगा कि ये स्ट्रैटेजी क्या है। तो देखिए, लेकिन ये बात जरूर माननी पड़ेगी कि भाजपा का जो टारगेट है वो स्टेट वाइज इनकी जो कैलकुलेशन रहेंगी और ज्यादा जोर इनका उत्तर प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन पे ये ज्यादा फोकस्ड है, सेंट्रिक है। हरियाणा में 10 की 10 सीट आना मुझे तो संभव नहीं लग रहा। बाकी क्लेम कोई भी पार्टी कितनी भी सीट कर सकती है। हमारे हरियाणा में कहावत है, बेहाड़ की जीभ होती है, ये जो मर्जी बोल दो। तो इसमें अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो ज्योति जी एक आंकड़ा आपको देना चाहूंगा मैं कि उत्तर प्रदेश के ऊपर इतना खास ख्याल रखा गया कि 2018 से 2023 तक जो स्टेट से इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया वो था 3,41,817.6 करोड़ और जो इन्होंने रिलीज किया है वो है लगभग 6 करोड़ और 91,375 के आसपास, 6 करोड़ 91,375.12। और अगर मैं आपको कुछ 4-5 स्टेट्स दूंगा, उनकी कलेक्टिवली साउथ का पूरा आ जाता है। उसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, उसमें शायद आंध्रा और तेलंगाना भी है। सारा मिला के जो उनसे कलेक्शन की गई वो लगभग 22 करोड़ 26 लाख और 27 लाख के आसपास है। तो उनको जो इन्होंने रिलीज किया इन 5 स्टेट्स को, वो था टैक्स 6 करोड़ 42 लाख, मतलब एक स्टेट को 6 करोड़ 91 लाख और सभी 5 स्टेटों को मिला के 6 करोड़ 42 लाख। तो इससे आप थोड़ा इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फंडिंग रिलीज की जा रही है या जो एक इन्वेस्टमेंट के रूप में जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही है, उस तरीके से हरियाणा में जो कर्ज बढ़ा है, हरियाणा जो पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 पे आया है, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने एक और डिबेट में भी ये मुद्दा उठाया था, जब आप कह रहे हैं कि महंगाई दर 5-6%, आप जनता को तो ये 5-6%, आप मुझे बताइए कि तेल के दाम, आप सोने का दाम पे 6% ऐड कीजिए और 2014 से पहले की कोई भी कीमत उठाइए, आप 2005 की उठा लीजिए, तो तब से लेके अब तक आप 6% ऐड कर लीजिए और दूध में ऐड कर लीजिए, ब्रेड में कर लीजिए, कॉफी में कर लीजिए। कॉफी का तो मुझे लगता है हर 2-3 महीने बाद ही, क्योंकि मैं रेगुलरली कॉफी बहुत पीता हूँ, तो मुझे पता है कि आप कॉफी अगर 3 महीने बाद लोगे तो उसका रेट आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, आपको सेम रेट नहीं। साल में 4 बारी 5 बारी कीमतें बढ़ती हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, किसी के भी दाम उतने नहीं है। सिलेंडर का ले लीजिए, तो 200%, 300% की वृद्धि है, तो जो आप जनता दे रही है अपनी जेब से। ब्रेड भी अगर आप लेंगे, कोरोना काल में सबको पता है कि सबको खरीदनी पड़ी ही थी। एक ब्रेड एक ऐसी वस्तु है, आज आप लगा लीजिए जो उस वक्त 35 की आती थी, आज 55 की है, और इतना तो समय भी नहीं बीता। तो 6% महंगाई दर बोलना ठीक नहीं है। लेकिन भाजपा की सरकार ने बहुत सी ऐसे बातें कही थी, जैसे अब कहते हैं कि हमारी गारंटी है, भाजपा की गारंटी है। गारंटी मैंने पहले भी हर बार ही कहा है, कुछ नहीं है गारंटी। या तो आप गारंटी पकड़िए, गारंटी तो अगले पल की नहीं है, और नेताओं की तो आप खासकर गारंटी मान ही नहीं सकते। और गारंटी बोल देना और ऊपर से एक आत्मनिर्भर जनता को छोड़ देना। जनता आत्मनिर्भर थी, आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर ही रहेगी। हमारी गारंटी तो चली है। सरकार जो है वो जनता के भरोसे, राजस्थान, मध्य प्रदेश जनता सरकार के भरोसे नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार के भरोसे गारंटी चली है, कहीं कहीं नहीं है। नरेंद्र मोदी की गारंटी तो चली है। बोले इंटरप्ट ना करें, मैं मानते हैं, आपकी सारी बात मानते हैं। तो जो है जनता जो है वो सरकार के भरोसे कभी थी ही नहीं। सरकार जो होती है वो जनता के भरोसे होती है, क्योंकि जनता के ऊपर ही टैक्स का बोझ लादा जाता है। और वो टैक्स जो 205 लाख करोड़ का, हरियाणा में 4 लाख करोड़ का, वो जनता ही से ही वसूला जाएगा। चीजों में टैक्स के जरिए वसूला जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से वसूला जाएगा। महंगाई और बढ़ेगी। जैसे किसानों की आय दुगनी की बात करते हैं, किसानों के लिए ये कर दिया, वो कर दिया।
और चुपके चुपके 10,000 करोड़ की इस बारी बजट के अंदर फर्टिलाइजर के ऊपर से इन्होंने बजट घटाने का काम कर दिया। तो यूजीसी और आपको पता है उसकी फंडिंग इन्होंने जो है एजुकेशन की 61% घटा दी। ज्यादा समय नहीं लूंगा, धीरे धीरे खत्म कर देता हूँ 2-4 बातें करके। मोदी जी ने ही कहा था कि अब गारंटी मोदी जी की है, तो मोदी जी की आपको स्पीच याद होगी, सबको याद है कि पाकिस्तान बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, तो भारत का रुपया क्यों गिर रहा है? तो आप भारत का रुपया बता दीजिए आज क्या पाउंड के और डॉलर के ऊपर आपका क्या है। बांग्लादेश की अच्छी परफॉर्म कर रही है करेंसी। आपने कहा स्विस बैंक से काला धन लेके आएंगे। मैं आपको 2021 तक का आंकड़ा बता देता हूँ, 30,500 करोड़ और चला गया स्विस अकाउंट में जो पैसे भारत का धन। उसके बाद आपके खुद के मंत्री उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि 12,50,553 करोड़ जो है वो बैंकों का डूब गया। 10,70,000 करोड़ आपने उद्योगपतियों का बट्टे खाते में डाल के माफ कर दिया। आपने बताइए किसान का कितना कर्ज माफ किया है? आपने कॉर्पोरेट जगत को 6 लाख करोड़ की सब्सिडी दी। आप बताइए किसानों का कर्ज करने के लिए क्या किया? एमएसपी पे कानून बनाया, C2+50 का फॉर्मूला लागू किया क्या नहीं? उल्टा किसान की आय आज आपकी ही एनएसओ रिपोर्ट के मुताबिक 27 रुपए प्रति दिन है, और आपकी एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 31 किसान हर रोज सुसाइड कर रहे हैं। और एक ICRIER की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि एमएसपी ना मिलने की वजह से किसानों को 40,000 करोड़ का नुकसान जो है वो सहन करना पड़ रहा है। ठीक है, आप ये मुद्दे बता रहे हैं कि इन मुद्दों को लेकर जनता परेशान है सरकार से, और इन मुद्दों को लेकर चुनाव होगा, आप ये भी उम्मीद कर रहे हैं। पंकज जी, मुद्दे तो बेरोजगारी, महंगाई, ज्योति जी, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दा, और जो ओपीएस का मुद्दा, कर्मचारियों का मुद्दा, वर्ग बताइए, हर वर्ग का मुद्दा है। हर वर्ग में तो मेरे पास है, मैं हर के हर चीज की मेरे पास एक लिस्ट तैयार है। मैं आप मुझे अगला समय देंगे, मैं आपको और आगे बताऊंगा कि क्या खामियां रही है सरकार। पंकज जी, अभी तो एक लिस्ट ही आई है कि कांग्रेस में कौन कौन से नेता या कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव। तो भूपेंद्र हुड्डा बार बार कहते, पजेटा जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हम अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। तो हरियाणा को लेकर क्या कोई बातचीत इंडिया गठबंधन की तहत चल रही है? सीट शेयरिंग होगी, नहीं होगी, मिलकर लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? नमस्कार ज्योति, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। इंडिया गठबंधन के लिए आम आदमी पार्टी बिल्कुल अटूट तरीके से, निष्ठावान तरीके से लामबंद है, और गठबंधन धर्म को हम निष्ठापूर्वक निभा रहे हैं। वो अगले दौर की मीटिंगों में बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा कि हरियाणा में कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है और कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। वो आला कमान तैयार करेंगे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास कौन कौन सी सीटें जाएंगी। आम आदमी पार्टी की भी 10 की 10 सीटों पे पूरी तैयारियां हैं। संगठन को लेकर के संगठनात्मक तरीके से हमने बहुत अच्छा अपना स्ट्रक्चर तैयार किया है। 28 तारीख की जो रैली थी उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने भी बोला कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का विशालकाय संगठन हम बना चुके हैं, और लोकसभा के प्रभारी भी हम अतीत में लगा चुके हैं पंजाब से अपने अलग अलग लोकसभा के ऊपर। वो लोकसभा के जो कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ मिल करके आम जनमानस तक आम आदमी पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने के लिए लामबंद है, और वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हैं या कांग्रेस को मिलती हैं, दोनों ही पार्टियां हरियाणा के अंदर मिलकर 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़के और जीतने में सक्षम है। और ये आपको आने वाले समय में 2024 का जब चुनाव होगा लोकसभा का, जब आपको देखने को मिलेगा कि 10 की 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन की विजय हासिल हुई है, 10 की 10 सीटों पर। अभी नेहा धवन जी परिवारवाद पर कुछ बातें कर रही थी कि परिवारवाद के लिए लेकर हमारा कुछ नहीं है। परिवारवाद को लेकर के पहले भी मैं एक डिबेट में काफी एक लंबी फेरी लिस्ट इनकी बता चुका हूं। एक बार 2-4 नाम फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कि इनकी भी पार्टी में, बीजेपी में कितना बड़ा परिवारवाद है। राजनाथ सिंह के पंकज सिंह बेटे हैं, वो भी एमएलए हैं। पीके धूमल जी के अनुराग ठाकुर हैं, कल्याण सिंह के राजवीर सिंह, उनके तो पोते भी हैं संदीप सिंह जो एमएलए हैं। मेनका गांधी के वरुण गांधी हैं, यशवंत सिन्हा के जयंत सिन्हा है, वसुंधरा राजे के दुष्यंत राजे हैं, रमन सिंह के अभिषेक सिंह है, साहिब सिंह वर्मा के प्रवेश वर्मा है, चरतीलाल गोयल के विजय गोयल हैं, प्रमोद महाजन के पूनम महाजन है, लालजी टंडन के गोपाल जी टंडन है, लखीराम अग्रवाल के अमर अग्रवाल हैं। ऐसे ही और कम से कम 20-30 नाम मेरे पास और हैं जो कि मैं आपको अभी इसमें बता सकता हूं। लेकिन ये लोग अपनी बात नहीं करेंगे। देखिए, लोकसभा में अगर आपने पीएम का भाषण सुना होगा, पीएम ने ये कहा, पीएम ने परिवारवाद को लेकर जब बात की तो कहा कि अमित शाह का परिवार हो सकता है, कि राजनाथ सिंह का परिवार हो सकता है, कि एक दो नाम शायद और लिए, परिवार हो सकते हैं राजनीति में, बीजेपी में, लेकिन परिवार से पार्टी नहीं है। जिस बात को लेकर आप बार बार हमला बोलते हैं, विरोधी दल बार बार हमला बोलते हैं, उसका जवाब तो दे दिया गया कि
परिवार हो सकते हैं लेकिन परिवार से पार्टी ये नहीं बात है। इनकी जिस दिन समझ आ जाए अपने पर आए ज्योति जी तो परिवार मतलब एक दो हो गए और बाकियों के परिवार आए तो दुष्यंत चौटाला के परिवार में दुष्यंत चौटाला कौन सी पीढ़ी के हैं? देवीलाल से लेकर के दुष्यंत चौटाला का गिने तो पड़पोते आते हैं। वो इनको दिखाई नहीं देता, या इनको कुलदीप बिश्नोई दिखाई नहीं देता कि भजन लाल से कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई तक ये लोग पहुंच गए, वो इनको दिखाई नहीं देता। वो इनकी पार्टी के नहीं है, वो एक अलग वो आपकी पार्टी के नहीं बीजेपी में है। नहीं या है। इनको राव इंद्रजीत जी दिखाई नहीं उनकी देते कि अलग आरती राव पार्टी तक ये लोग दाव खेलने को तैयार बैठे हैं। ये कैसी किस तरह की मानसिकता के साथ ये लोग परिवारवाद की बात करते हैं? इन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री जी के भाषण, नेहा जी सुनिए जिस दिन आपने बीजेपी अरे सुनिए नेहा जी सुनिए, आपकी बातों का अभी पर्दाफाश करूंगा मैं, रुको आप। अपने ज्ञान के चक्षु प्रधानमंत्री जी के भाषण का आपने लोकसभा का भाषण एक बार दोबारा सुनिए। मैं सुना देता हूँ, मैं सुना रहा हूँ। अरे मैं सुना रहा हूँ, सुनने की वो कैसेट चालू हो गई, बीजेपी वाले की नहीं, बीजेपी वाले की तो कैसेट चालू तभी हो जाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात काम अरे रुकिए, दिन रात काम मत किया करो, इतना काम ना किया करो कि महंगाई इतनी ज्यादा हो जाए। कांग्रेस जो है ज्योति जी एक बार चुप कराओ इनको, मैं इनका पर्दाफाश करूं, इनको बताऊं कि बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है। अरे 80 करोड़ लोगों को इन्होंने ये कहा, प्रधानमंत्री जी ने अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिलेगा, लेकिन ये गारंटी दे दी कि 80 करोड़ लोग अगले 5 साल तक बीपीएल से बाहर नहीं आएंगे। ये गारंटी है इन लोगों की, 80 करोड़ लोगों को 5 साल तक राशन देंगे। अरे भैया ये गारंटी दो कि वो 80 करोड़ लोग जल्दी से जल्दी बीपीएल से बाहर आ जाएं। आपने मोहर लगा दी कि 80 करोड़ लोग तो 5 साल तक बीपीएल के नीचे ही रहेंगे। और इन्होंने कहा कि हमारे पास तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के पास। अरे 2014 में नहीं थे, 2019 में नहीं थे, 2024 में नहीं होंगे। आपके पास 6 एमपी कैंडिडेट तो सारे कांग्रेस से इंपोर्ट करके आप लोग लेकर के आए थे। राव इंद्रजीत का नाम ले लो, धर्मवीर का ले लो, रमेश कौशिक का ले लो, अरविंद शर्मा का ले लो, कितने, और वो वीरेंद्र सिंह डूमर सिंह खा का ले लो, कितने आपके साथ। आपका एक एमपी कैंडिडेट तो बता दो कि हमारा था, छाती ठोक के कह के दिखाओ कि 2014 में हमारा था, 2019 में ये हमारा था, और 2024 में भी आपके पास अपना कैंडिडेट नहीं होगा। आप लोग इंपोर्ट करके अगर कैंडिडेट नहीं ले आओ तो हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। आप भी तो कोशिश कर रहे थे दूसरे दलों से लाने की। ज्योति जी हमारे पास तो आ रहे हैं, हम तो ये नहीं कह रहे, इन्होंने तो करके दिखाया है। निभाने की बात कर रहे थे अभी कांग्रेस से, कांग्रेस में चले गए निर्मल सिंह, चित्रा सरवारा, मैं उसका आपके अशोक तंवर चले गए, प्रयास तो आप लोग भी कर रहे थे। मैं उसका उदाहरण देता हूँ ज्योति जी आपको। पूरा गुजरात के अंदर 67 एमएलए बने जब हमारे, तो 67 एमएलए इंपोर्टेड नहीं थे, नए लोग थे, नई जनता थी। शायद दिल्ली की जनता जानती नहीं थी कि ये 67 एमएलए 67 लोग हैं कौन, लेकिन जीत गए क्योंकि जनता को भरोसा था। पंजाब के अंदर 92 सीटें आई तो 92 लोगों को ये लोग कोई नहीं जानता था कि ये 92 एमएलए कौन है, लेकिन हारने वाले 92 एमएलए को सब जानते थे। सन्नी को जानते थे, बादल परिवार के दोनों को जानते थे, प्रकाश सिंह बादल को भी, सुखबीर बादल को भी, कैप्टन अमरिंदर को भी, नवजोत सिंह सिद्धू को भी, इन सबको लोग जानते थे। लेकिन जो 92 एमएलए बने उनको लोग नहीं जानते थे कि लाभ सिंह एक मोबाइल रिपेयर करने वाला मुख्यमंत्री सन्नी को हरा देगा। ये आम आदमी पार्टी की विचारधारा है, ये आम आदमी पार्टी के काम है जो आम आदमी पार्टी करती है। इन्होंने अगर इनसे हम 10 साल का रिकॉर्ड मांगे तो उन्होंने क्या किया? चिल्लाओ एक बार चिल्लाओ। आप बजरंग दास गर्ग जी को कह रहे थे ना 1 घंटा देते हैं, हम भी 1 घंटा दे रहे हैं। बोलो। देखते हैं क्या बोलेंगे 1 घंटे तक आप लोग। आपकी तरह चिल्लाना। अरे 5 काम गिना दो कि इन 5 चीजों पे हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, हम मान जाएंगे। अभी गिनाओ आप अभी गिनाओ 5 काम। धर्म और जाति को छोड़ करके बोलना, धर्म और जाति को छोड़ करके बोलना, धर्म और जाति को छोड़ करके बोलना। 5 काम गिना के बता दो। बीजेपी की प्रवक्ता सिर्फ 5 काम गिना दे। इन 5 कामों को लेकर के हम देश की जनता के पास जाएंगे और देश की जनता इन 5 कामों पर बीजेपी को वोट करे। नेहा धवन जी बता दे, मैं 15 सेकंड के लिए मौन हूं, मैं 15 सेकंड चुप हूं, आपसे सिर्फ 5 काम सुनना चाहता हूं। आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में अरे आप 5 काम गिनाइए मैडम, 5 काम गिनाइए, आप 5 काम गिनाइए ना। 5 काम गिनाने के लिए ज्योति जी इनके पास चीजें नहीं है। धर्म जाति को छोड़ दे, ये 5 काम नहीं गिना सकते अपने ये लोग। इन्होंने तो सिर्फ पकी पकाई रोटी खाने की आदत है इनको कि राव इंद्रजीत जीत रहा है, उठाओ भाई। नीतीश कुमार जीत रहा है, उठाओ भाई। उद्धव ठाकरे पार्टी जीत रही है, उठाओ भाई।
ये तो सिर्फ पकी पकाई रोटियां खाने पर विश्वास करते हैं, 5 काम उनकी नहीं गिना पाएंगे ये लोग। जंतर मंतर पर आज केरल के मुख्यमंत्री बैठे कि मेरा 84,000 करोड़ का जो पैसा है, जो फंड है केरला की जनता का, वो सेंटर नहीं दे रही। अरे क्या काम कर रहे हैं आप लोग? देश की जनता पूरे देश की होती है, प्रधानमंत्री हो तो पूरे देश के हो, केरला के भी प्रधानमंत्री हो, तो 84 करोड़ रुपए पर 84,000 करोड़ रुपए पर कुंडली मार के क्यों बैठ गए? अरे दे क्यों नहीं देते केरला के लोगों को? केरला के लोगों का भी भला हो जाएगा, वो भी देश के हैं और इसी देश के हैं। 750 किसान मारे गए, 750 किसान शहीद हो गए 13 महीने के दौरान। आप हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, नग्न अवस्था में महिलाएं घूमती रह गई, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। हरियाणा जलता रह गया, कभी किसी आंदोलन के रूप में, कभी नो हिंसा के रूप में, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। आप लोग बात करते हैं गारंटी की, गारंटी और लाल बत्ती जो हटाने वाला जो कल्चर है वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल लेकर पहली बार अभी सुनिए, खत्म करना चाहूंगा। लाल बत्ती का कल्चर अगर किसी ने हटाया तो अरविंद केजरीवाल ने हटाया, उसको मोदी जी ने बांध करके पूरे देश में, आप पूरे देश के जो मुख्यमंत्री है या जो भी है सब लाल बत्ती हटाई चलते हैं। और जो गारंटी शब्द है अरविंद केजरीवाल लेकर के आए, गारंटी महिलाओं को सम्मान देंगे ये गारंटी, फ्री में शिक्षा देंगे ये गारंटी, फ्री में स्वास्थ्य देंगे ये गारंटी, महिलाओं को बस यात्रा देंगे ये गारंटी, बुजुर्गों को सोनी यात्रा देंगे ये गारंटी। अरे 5 लाख नहीं 1 करोड़ तक का भी इलाज अगर दिल्ली में कराना पड़े तो दिल्ली की जनता को मिलता है, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी। काफी समय गारंटी शब्द ये होते हैं, ऐसे कह देने से नहीं कि हमारी गारंटी है। गारंटी अगर है आप लोगों की तो जो आप कह रहे हैं कि हमारा डॉलर वो सब हो गया, तो डॉलर एक आखिरी लाइन ज्योति जी, आखिरी लाइन कब से आपकी? बस ये आखिरी लाइन, आप जल्दी बोलो। 2014 में जब इनकी सरकार आई थी तो डॉलर और रुपए का जो वो था 60 रुपए में, एक डॉलर 60 रुपए का था, और आज का जो वो है डॉलर का 82.99 यानी कि 83 रुपए पे डॉलर आज चला गया। और जब प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जैसे जैसे डॉलर और रुपए का अंतर बढ़ता जाता है तो प्रधानमंत्री की और देश की गरिमा गिरती है, तो मैं भी ये कहूंगा कि आज अगर इतना डिफरेंस 10 सालों में आ गया तो देश की और प्रधानमंत्री भी की गरिमा अब मैं सुभाष जी को चर्चा में जोड़ रही हूं। सुभाष जी कैसे देख रहे हैं सारी पार्टियों की तैयारी को? ज्योति जी, चुनाव जिस तरह से धीरे धीरे करीब आ रहा है, अब पार्टियों के गुबार आप देखें प्रवक्ता के रूप में आपके चैनल पर स्पष्ट होता जा रहा है। और जो सवाल आप आज 3 सवाल दागे हैं अपने इस मुद्दे में। कांग्रेस के दिग्गज लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये सवाल बड़ा माकूल सवाल है और इससे ही बहुत कुछ जवाब मिल रहा है। कांग्रेस की सूची, जैसा कि गर्ग साहब कह रहे हैं कि 362 लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया है, अपने नाम प्रपोज किए हैं। दूसरी तरफ हुड्डा जी बोल रहे हैं कि बड़े दिग्गजों को भी चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ। दोनों ही विरोधाभासी बातें हैं। ये एक सामान्य व्यक्ति समझ सकता है, कांग्रेस पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है वो भी समझ सकता है कि क्या ये एक छलावा है। ये जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है कार्यकर्ताओं से नाम उनके प्रस्ताव लेने का, क्या ये एक छलावा है? ये उसी तरह से जैसे कि 2019 में किया गया था, सभी राजनीतिक परिवारों के लोगों को सामने उतार दिया गया था। तो नई पीढ़ी के नेताओं को मौका मिलेगा, मुझे इसमें आशंका है और उस आशंका में काफी बल है। अगर पिछला इतिहास कांग्रेस पार्टी का अगर देखें तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी उस पर कोई विचार करने की स्थिति में है। खासकर प्रदेश नेतृत्व ऐसा कोई मौका राष्ट्रीय नेतृत्व को देगा, मुझे नहीं लगता ऐसा। रही बात दूसरी पार्टियों, क्योंकि आपने सभी पार्टियों से संबंधित आपने मेरे को सवाल किया है, तो मैं इस मामले में क्षेत्रीय दल चाहे इनेलो हो चाहे जेजेपी हो, उनके प्रवक्ता यहाँ नहीं है, या फिर डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी की पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, इस मामले में कहीं बेहतर रिकॉर्ड है इनका सबका। अगर भारतीय जनता पार्टी से मैं शुरू करूं तो वो तो ताश के पत्ते की तरह प्रत्याशियों को फेंक देते हैं। उनका नेतृत्व इतना सक्षम है कि जब जिसको जहां चाहते हैं केंद्रीय मंत्री को विधायक का चुनाव लड़ने के लिए भेजते हैं। यानी वो अपनी एंटी इनकम्बेंसी की अगर जरा सा भी लेस मात्र भी कोई ऐसी आशंका उन्हें दिखती है तो उसको डिफ्यूज करने की नीति और उनमें
उसे कारगर करने का, उसका निर्णय लेने की क्षमता उस पार्टी में है। आपने पिछला 3-4 राज्यों के चुनाव आपने देखे हैं, उसका उदाहरण बहुत स्पष्ट है। मैं ये इस बात से सहमत हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर पंकज से कि आरंभ में जब आपकी पार्टी आई दिल्ली में तो ये बात स्वाभाविक है, क्योंकि आपकी पार्टी नई नवेली थी। स्वाभाविक है, नए लोग सामने आए थे, उनमें एक संभावना दिख रही थी लोगों को उस पार्टी से, तो आए और उनको आपने टिकट दिया और उस आंधी में वो सारे निकल के सामने आ गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात, इनेलो की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि प्रवक्ता पंजेटा जी यहाँ हैं। ये बात सही है कि इनेलो के जो भी प्रमुख नेता रहे हैं, चौटाला साहब या उससे पहले, वहां उस पार्टी में मैं इस बात की ताकीद करूंगा कि कार्यकर्ताओं की बड़ी देखरेख की जाती थी और यही कारण था कि बारंबार लगातार कई बार ओम प्रकाश चौटाला जी जैसे व्यक्तित्व यहां मुख्यमंत्री बन पाए थे और उसमें कोई खोट हुई जिसके कारण से पार्टी की यह स्थिति बनी। लेकिन अगर कांग्रेस की बात मैं करूं तो कांग्रेस में जो आप अपनी रिपोर्ट में जो बता रहे हैं उसी से इसका स्पष्ट जवाब हो रहा है कि रोहतक के लिए केवल 3 नाम आए हैं। बड़े माकूल बात है, बहुत सुंदर आपने एक्सक्लूसिवली इस 2 पंक्तियों को आपने अपने टीचिंग में, अपने लाइन में आप चला रही हैं कि रोहतक के लिए केवल 3 नाम आए हैं और सोनीपत के लिए जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लड़े थे सबसे अधिक नाम आए हैं। देखिए इससे एक तरफ तो आपने रोहतक में एक तरह से आपने कैंची चला दी। आप कार्यकर्ताओं का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, आप पहले ही चरण में आपने उन पर कैंची चला दी। किसी भी कार्यकर्ता की यह हिम्मत नहीं है कि वो सामने रोहतक में आकर अपना आवेदन दे सके, अपना प्रस्ताव दे सके। मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात की ओर इशारा दिला रहा हूं ज्योति जी। और दूसरा, सोनीपत में आप देखिए जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नाहक जाकर चुनाव लड़ लिए थे और अपनी छवि उन्होंने खराब की वहां हार कर इस तरह से, तो वहां कार्यकर्ताओं में आप देखिए कितनी नाराजगी है। बहुत स्पष्ट वहां के कार्यकर्ता ये स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि अगर फिर इस बार आपने किसी ऐसे स्टालवार्ट को जबरदस्ती हमारे सिर पर थोपने की कोशिश की तो वही हालत होगी। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में सोनीपत से कार्यकर्ताओं ने अपने प्रस्ताव दिए हैं। वो प्रस्ताव अपने उनके नाम का चुनाव लड़ने का नहीं है। मेरे जैसा पत्रकार मैं समझ सकता हूं इस बात को कि वहां के कार्यकर्ताओं में इस बात की सख्त नाराजगी है कि आप इस प्रकार से थोपिए नहीं, जबरन आप एकाधिकार यहां आप सुरक्षित रखने की कोशिश न करें। अगर ऐसी कोशिश होगी तो शायद कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी दिक्कत की बात होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रत्याशियों के चयन को लेकर मेरे मन में जो आशंका है वो इन सारे तथ्यों से जो सामने उभर कर आ रहे हैं रिपोर्ट्स में, उससे बड़ा ही स्पष्ट हो रहा है। 10 सीटों पर जिन लोगों को पिछले चुनाव में 2019 में लड़ाया गया वो सब नाम है, मैं उसका नहीं दोहराना चाहता हूं। ये बात बिल्कुल ठीक बात है कि वो सारे के सारे राजनीतिक परिवारों से थे, चाहे जैसे भी जो भी लोग थे, आपने उनमें ही क्षमता देखी। अब क्या हुड्डा साहब फिर दोबारा उन्हीं लोगों को पिटे हुए जो घिसे हुए मोहरे हैं इनके, क्या उसी को लेकर फिर आएंगे सामने? अगर आएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी बहुत सतर्क पार्टी है, पहले से ही इतनी मजबूती से चल रही है, बहुत मुश्किल होने वाली है इनके लिए। अगर इस प्रकार की तैयारी इनकी है कि एक कांग्रेस पार्टी के बजरंग जी आपके पास से आ रहे हैं, अभी रुकिए, बजरंग जी को म्यूट कीजिए, आपको ही समय दिया जाएगा। आप लोग एक दूसरे के बीच में बोलते हैं लेकिन वरिष्ठ पत्रकार को तो सुनिए। फिर आप अपनी बातें कहिए, मैं सुनूंगा, बहुत गौर से सुनूंगा कि अब आप देखिए ये अगर ये जो सूची आई है, अगर ये पूरी तरह खटाई में चली जाती है तो पहली लड़ाई तो कांग्रेस यहीं हार जाएगी। अगर मेरा अपना मानना है, अब तक के कांग्रेस के इतिहास को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि 362 लोगों की सूची में एक भी नाम नहीं होगा। क्या गर्ग साहब इस बात के लिए यहां आश्वस्त कर सकते हैं इतने प्रतिष्ठित चैनल पर कि 362 में से कोई एक नाम भी किसी 10 सीट में से सामने आ सकता है? क्या इस बात की गारंटी गर्ग साहब दे पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि इस 362 में से कोई ऐसा नाम होगा। ठीक है, गर्ग जी से उत्तर लेंगे। बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो उठते हैं बजरंग जी, भले ही आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के नाम नहीं है और इलेक्शन पिछली बार की तरह अगर उन्हीं को लड़ाया जाता है तो ये लिस्ट, ये प्रक्रिया, इसकी विश्वसनीयता पर तो सवाल उठते हैं कि क्या केवल ये दिखावा था? और सुभाष जी का सवाल, जो नाम दिए गए हैं उनके नाम होंगे या नहीं? केवल एक लोकसभा सीट की भी बात कर रहे हैं उनमें से। आपकी आवाज नहीं मिल रही बजरंग जी। ज्योति, आपने मुझसे सवाल किया? जी बिल्कुल, आपसे सर।
ज्योति जी आपने मेरे से सवाल किया क्या? आपसे ही बजरंग जी, आपसे ही किया। मैं सवाल कर रहा, ज्योति जी में ध्यान नहीं लिया। अच्छा देखिए सुभाष जी, देखिए मेरा भी ये सवाल है, जो नाम सामने आए हैं उनमें किसी बड़े नेता का नाम नहीं है। पिछली बार सारे बड़े नेता मैदान में थे। एक तो इसके मायने भी हम आपसे जानना चाहेंगे, और अगर इन्हीं को मैदान में उतारा जाता कि बड़े नेता ही मैदान में उतारे जाते हैं, तो क्या ये लिस्ट, ये प्रक्रिया केवल एक दिखावा की? नहीं, ऐसी बात नहीं। काफी नेता सीनियर नेता है, रावदान सिंह है, श्रुति जी बियानी से है, और जगह जगह में आपने देखे हैं काफी सीनियर नेता है हमारे हैं। इन्होंने कहा भी और सीनियर नेता क्यों नहीं आए? मान लो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएलपी नेता है और उनको हाईकमान के आपने लड़ना पड़ा, वो लड़ लेंगे। रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा के अंदर है, एक तो अपनी इच्छा से छोड़ के, एक तो अपनी इच्छा से लड़े। मैं बता हाईकमान कह रहा है तो लड़ लेंगे। जो आदमी ऑलरेडी एजेक्ट हुआ है, बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। हाईकमान कहते ही फौरन लड़ेंगे। मगर क्या होता है, जो आदमी आज एमपी का चुनाव लड़ेगा ऑलरेडी वो राज्यसभा सदस्य है। बात इस बात की आती है, ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी डर गई जी। इनका मतलब यह रोहतक में 3 आदमी आ गए, गला घोट दिया, वर्कर को आगे नहीं आने दिया। किसने रोका भाई? तुम फार्म ना भरो। 85 आगे तो देखो जी, वहां चैलेंज हो गया जी। जहां कम आगे वहां डरा दिया, जहां ज्यादा आगे। ये कोई पत्रकार की भाषा है क्या? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के गीत गाने को लगे हुए हैं। ये तो मुद्दा आप लोगों का इसलिए बात कर रहे हैं, भाषा पर आप क्या सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल गलत बात। देखिए ये आप भले ही गुस्सा करें, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, अब विश्लेषण तो होगा। गुस्सा नहीं, कई बार चर्चा तो होगी, सारे पहलू सामने आएंगे। जहाँ सबसे कम आवेदन आए हैं उसको लेकर भी बात होगी, जहाँ सबसे ज्यादा आवेदन आए हैं वहाँ उसको लेकर भी बात होगी। खोलो आप, इससे पहले की डिबेट भी खोल लो। कभी भी कांग्रेस पार्टी का एक बार बढ़ाई की हो? भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, मांगे हुए कांग्रेस की तारीफ आप कर लो ना बजरंग जी। कांग्रेस की तारीफ करने के लिए तो आप बैठे हो। मैं बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, आप इन पर, आपको मुद्दे पर बात करनी है। तारीफ की बात देखो, नहीं आप इन पर अटैक मत करें, आप मुद्दे पर बात करें। मैं कहता हूँ जो भी आपने जो बिठा रखे हैं, तो मुद्दे की बात लीजिए। जहाँ मेरी बहन न्याय जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में लोग आने के लिए तैयार नहीं, हम क्या करें? मैं इनको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में इन दिनों 35 पूर्व मंत्री, 35 पूर्व विधायक शामिल हो चुके हैं। उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी और पार्टी से भी आए। हजारों लोग, नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और मैं आपको और बताना चाहता हूं, हजारों लोग और पाइपलाइन के अंदर है, जल्दी वो भी ज्वाइन करेंगे। डेली हमारे यहाँ ज्वाइनिंग हो रही है। कांग्रेस पार्टी में लोग आने के लिए उत्साही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो मुद्दे की बात तो करते नहीं, ये नहीं बताएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग का नागरिक दुखी है। ये किसान देख लो, कर्मचारी देख लो, व्यापारी देख लो, मजदूर देख लो, आंगनबाड़ी महिला देख लो, छात्र देख लो। इन्होंने किसी को बख्शा है क्या? इन्होंने सबको दुड़ा कर पीटने का काम किया है। इनके राज के अंदर तो 750 किसान शहीद हुए हैं। ये किस नाम की वोट मांगेंगे? इस नाम की वोट मांगेंगे? हमने आपको दुड़ा कर पीटा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो सरकार आपके खुद के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं कर सकती, वो आम जनता को क्या संतुष्ट करेगी? इनके सरकारी कर्मचारी, कोई सा ऐसा महकमा देख लो, हर महकमे के आदमी सड़कों पर नारे मार रहे हैं। हाँ, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, हमारे वो तो आपके सरकारी अधिकारी है, उनको रोक। चलिए मैं नेहा जी से उत्तर ले लेती हूँ अभी, डिबेट को वाइंड अप की ओर ले जाते हुए। नेहा जी, ना अच्छी शिक्षा है, ना अच्छी चिकित्सा है, सरकारी स्कूल ये बंद कर रहे हैं। आज जब आपने पहला उम्मीदवारों को लेकर ही बात है, पर नेताजी जिस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि पहले भी आपकी पार्टी में दूसरे दलों से लोग आ चुके हैं, कुछ नाम वो भी हैं जिनको लेकर चर्चाएं हैं, अभी अंदर खाते हैं। तो इस बार भी तो ऐसा नहीं होगा, बाहर से जो लोग या नेता जो लाए जाएं उनको भी मैदान में उतार देंगे आप लोग? देखिए, बाहर से जितने भी नेता आते हैं उनका स्वागत तो हमेशा ही है, लेकिन जितनी जो हमारी 2019 की बात थी
जैसा भी शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा उसके साथ चलता है। और इस हमारी संगठन की जो विचारधारा है और संगठन का जो कार्य करने का अपनी एक प्रणाली है, उसको कांग्रेस और आईएनएलडी और जेजेपी और किसी और के साथ भी कंपैरिजन करना बिल्कुल बेमाना है। यहाँ पर अभी सुभाष जी ने जो एक बहुत अच्छा विश्लेषण किया, और ज्योति जी जब आपने मुझसे पूछा था तो मेरा भी विश्लेषण वही था। मैं भी एक बीजेपी की प्रवक्ता ना होकर एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में ही कांग्रेस के इस 362 जो आवेदन है उनको देख रही थी। आप देखिए कि ये बात हमारी पार्टी में इस तरह से कभी भी कांग्रेस की तरह से काम नहीं हो सकता है। हमारी पार्टी में अगर बाहर से आए कैंडिडेट ने भी काम किया है तो वो बीजेपी का बनकर काम किया है। चाहे हमारी पार्टी में कांग्रेस से आए और चाहे हमारी पार्टी में आईएनएलडी से आए, वो आज वो बीजेपीएन होकर रह गए हैं। आज उनके अंदर कांग्रेसी और आईएनएलडी के गुण खत्म हो चुके हैं। जो आईएनएलडी में रहकर और जो कांग्रेस में रहकर उन्होंने विधायक पद पर रहकर जो कार्य जिस प्रणाली से किए थे, आज वो बीजेपी संगठन के लिए भी उतनी शिद्दत और उतने ही प्रेम से काम कर रहे हैं। उनकी कार्यप्रणाली बीजेपी में आते ही बदल गई और बीजेपी जैसी हो गई। इसको समझना बहुत जरूरी है। जहां तक बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मुझे नहीं समझ में आती कि उनकी समझ कहां चली गई कि वो ये बात नहीं समझ पाए कि कांग्रेस में जो परिवारवाद है उसको सिर्फ पार्टी को केवल और केवल एक गांधी परिवार चला रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनकी बेटी और उनके जीजा जी, केवल 4 लोग ही उस पार्टी को चला रहे हैं। उनका सब काम होता है। और आम आदमी पार्टी क्यों समझेगी इस बात को? आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता या प्रवक्ता क्यों समझेगा उस बात को? क्योंकि आम आदमी पार्टी वीडियो केवल एक व्यक्ति चला रहा है। आज अरविंद केजरीवाल के साथ में वो 22 लोग कहाँ हैं, 23 लोग कहाँ हैं जिन्होंने इस पार्टी की नींव रखी थी। गुजरात में इन्होंने अच्छा कैडर मान लीजिए खड़ा किया, लेकिन आज गुजरात में भी उनके बड़े नेता तक भी उनको छोड़कर जा चुके हैं। चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, चलिए अभी तो 5 काम गिनवाने का भी समय नहीं है। पंडिता जी, चलिए मैं अंतिम कमेंट कर रही हूँ, समय बहुत कम है, संक्षिप्त में, वोट भी नहीं आए। बहुत शॉर्ट में। आपने 10-10 मिनट सबको दिए हैं। आप मुझे बात करने दीजिए। पंजाब में 73 में से 54 सीटों पर आम आदमी पार्टी एक बार पंकज जी सुनिए, आप सुनिए 10-10 मिनट ये शिकायत जो आप कर रही है ना, आपने पहला उत्तर पूरा किया था, उसी के बाद में चर्चा में आगे बढ़ी थी। पंकज बेनीवाल जी जितनी देर लगातार बोले, आपने एक सिंगल वाक्य इनका पूरा नहीं होने दिया था, तब भी आप साथ साथ बोल रही थी। आप लोग एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, समय बर्बाद करते हैं, वो समय आपने बर्बाद किया था। तो टाइम अगर आप काउंट कर रही है, ये भी देखिए आप कितना बोली थी इनके बीच में। बात पूरी करने दीजिए। नहीं मैडम, मेरे पास जितना टाइम होगा उतना ही दे पाऊंगी। पंडिता जी 1 मिनट का समय दीजिए ना मुझे पूरी। आप सभी का टाइम काउंट कर रही हैं, तो आप ये भी देखिए आप दूसरों के बीच में कितना बोली है, कितना समय बर्बाद हुआ है, वो भी आप डिबेट फिर से देखिएगा। पंडिता जी बोलिए। देखिए जी ज्योति जी, 2-3 पॉइंट्स, क्योंकि आपने समय का पाबंदी बताई है, 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं 2022-23 का मनरेगा का बजट जो था वो 89,000 करोड़ था और डिमांड थी 98,000 करोड़ की। सरकार ने मात्र दिए 60,000 करोड़। अभी जो करंट जो चल रहा है फिजिकल ईयर, उसमें 7,000 करोड़ शिक्षा का बजट जो है सरकार का, वो अनस्पेंट गया है, उसको सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया, वो लैप्स होगा। अगर आप बात करते हैं तो आईएम जैसी जगहों पे आज बच्चों को आईएम से के जो बच्चे हैं, और तो छोड़ दीजिए, ये टॉप है, इंडिया की क्रीम है, उन तक की प्लेसमेंट होने में दिक्कत आ रही है। बाकी बच्चों का तो हाल आप एजुकेशन में आप ये लगा लीजिए, या एम्प्लॉयमेंट जो आपको पता है हरियाणा में 315% बढ़ी है। आज बच्चे विवश क्यों हैं विदेश जाने में, नशे की तरफ क्यों जा रहे हैं? हर 5वें दिन एक बच्चा ड्रग ओवरडोज से क्यों मर रहा है? सुसाइड रेट हरियाणा का क्यों ज्यादा है? रेट बताइए ना क्या था? आप तो पैसे लेकर अभी समय नहीं है नेहा जी, बनकर आ जाती थी। अभी बिल्कुल समय नहीं, इनकी बात पूरी होने दें। मुझे सिर्फ एक लाइन की बात कहनी है, क्योंकि मैडम ने कहा आप पैसे लेके नौकरी देते थे। आप एक व्यक्ति बता दीजिए जिसने या तो जेबीटी में 1 रुपया देके नौकरी लगाओ, या वैसे बता दीजिए। आप अपने घर के परिवार के सदस्यों को नौकरी लगवाते थे, आम जनता के लिए तो नौकरी। पीसीआर ऑडियो डाउन करें नेहा जी के, अभी समय नहीं है नेहा जी डिबेट करने के लिए, इनका मैं आखिरी कमेंट ले रही हूँ, बात जल्दी पूरी होने दें। आपके टाइम में 29-31 बार पेपर लीक हुआ है। आपको पता है एचपीएससी में 350 लाख मिला है, विधानसभा में 5 करोड़ एक एचसीएस के रेट की बात हुई है। एचसीएस जुडिशियल की आपको पता है जो पीछे भी आया था,
जो 192 पोस्ट थी उसके अंदर फिक्सिंग की बात सामने आ चुकी है। वो आप क्यों नहीं देखते? उसे नजरअंदाज क्यों करें? 1 करोड़ में आंसर की बिकी है मैडम आपकी। 25-25 लाख के ब्लैक चेक लिए गए हैं पुलिस डिपार्टमेंट वाले, अखबारों की सुर्खियां बनी है। अभी समय नहीं है। पंकज बेनीवाल जी, आप भी बहुत संक्षेप में अपनी बात कहिएगा। देखिए ज्योति जी, जब अब 2024 का चुनाव आएगा तो जनता भाजपा से पूछेगी कि आपने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, वो कहां है? 15 लाख रुपए स्विस बैंक से जो काला धन वापस आएगा वो देंगे, वो कहां है? 2022 तक पक्के मकान देने की बात मोदी जी ने कही थी, वो किसी को नहीं मिला। किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, एमएसपी की गारंटी दी थी इनको। जब 13 महीने तक 750 किसानों ने शहादत देती थी, उस टाइम पर मोदी जी की आंखों से पानी तो नहीं निकला, आंसू तो नहीं निकले, लेकिन एक वर्ड जरूर बोल दिया था कि एमएसपी की गारंटी में हम काम करेंगे। लेकिन आज तक एमएसपी की गारंटी किसानों को नहीं मिली है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी, लेकिन आज तक नहीं बने। बुलेट ट्रेन चलाने की बात हुई थी, आज तक नहीं चली। महंगाई कम करने की बात हुई थी, लेकिन नहीं हुई। दाल, चावल, चीनी, मट्ठा, सब चीजों के रेट बढ़ गए। शायद नेहा धवन जी के घर में कहीं और से सामान आता है, इसलिए इनको महंगाई की दर बहुत कम लगती है। एम्स रिवाड़ी में बनाने की बात हुई थी, लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद भी आज तक, वो तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए शब्द थे कि रेवाड़ी में ऑल इंडिया एम्स बनेगा, लेकिन आज तक वहां पर नींव का पत्थर भी नहीं लगा है। रेवाड़ी में आ रहे हैं, सिवाई आ रहे हैं। सुभाष जी, देखिए कांग्रेस को शिकायत तो बहुत रहती है। सर माफ कीजिएगा, समय नहीं है। सुभाष जी, कांग्रेस को शिकायत तो बहुत रहती है, इनकी तारीफ नहीं करते, लेकिन एकजुट होना, गुटबाजी को खत्म करना, मजबूती से चुनाव लड़ना, ये बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप में कांग्रेस के सामने। देखिए नेहा जी, सॉरी ज्योति जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब मुझ पर निजी हमले होते हैं तो मैं समझता हूं कि मेरा विश्लेषण ठीक जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। गर्ग साहब बड़े अनुभवी लोग हैं और समझते हैं पार्टी के अंदर की चीजों को। तो हम जैसे पत्रकार भी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो और मजबूती से आए और पहाड़ जैसी खड़ी भारतीय जनता पार्टी के सामने टक्कर देने की स्थिति में हो। तो हमारी तो शुभकामना उनके साथ है। मैं बस 2 सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ इसी अपनी चर्चा को बजाय उस प्रकार के प्रतियोगिता में मैं वहीं स्टिक करूंगा अपने को कि क्या अगर आपने 10 सीटों से कार्यकर्ताओं के आपने लिस्ट मंगा ली है तो क्या आपने ये तय कर लिया कि आम आदमी पार्टी के साथ आपका गठबंधन नहीं है? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि इनेलो, जेजेपी, भारतीय जनता पार्टी के साथ चौथी पार्टी आम आदमी पार्टी भी शामिल होगी जब इनके प्रत्याशियों की 10 सीटों पर इनके नेताओं की बखिया वो उधेरेंगे लोकसभा चुनाव में। उसका क्या इलाज इन्होंने ढूंढ रखा है? ये सब बातें भी तो इनको बिल्कुल रोजाना लगभग अब तो चुनाव को लेकर ही क्योंकि बात होनी है, फिर कभी चर्चा जरूर होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। तो चर्चा हम चुनावी तैयारियों को लेकर कर रहे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से इच्छा जाहिर की गई कि लिस्ट एक सामने आई है, कौन कौन लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसी को लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।